हेलो डियर स्टूडेंट, स्वागत है आप सभी का पॉलिटिकल साइंस एंड जीएस विद डॉक्टर करुणानिधि के इस एजुकेशनल यूट्यूब चैनल पर। आज हम बात करेंगे लोकतंत्र के आयाम के बारे में। इसके पहले वीडियो में हम आपको बता चुके हैं कि उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया क्या है। इसके बाद हम इसी में लोकतंत्र के आयाम क्या हैं इसके बारे में हम बात करेंगे और इसको डिस्कशन करेंगे इस पर। तो उत्तर औपनिवेशिक भारत में लोकतंत्र के आयाम क्या हैं इसके संबंध में चलिए चर्चा करते हैं। जैसा कि इसके 3 आयाम देखने को मिलते हैं, अर्थात लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया भारत में कैसे बढ़ रही है, इसमें कौन कौन से मुख्य फैक्टर्स काम किए, इसी के बारे में हमें जानना है। इसको बढ़ाने में किसकी किसकी भूमिका रही, इसे हम जानेंगे। तो सबसे पहले देखते हैं इसके सामाजिक आयाम को, उसके बाद आर्थिक आयाम को और उसके राजनीतिक आयाम को। तो देखते हैं हम सामाजिक आयाम। भारत में स्वतंत्रता से पूर्व तमाम तरह की सामाजिक कुरीतियाँ व्याप्त थीं। समाज में घोर असमानता की स्थिति व्याप्त थी, जिसको स्वतंत्रता के बाद भारतीय संविधान जब लागू हुआ 26 जनवरी 1950 को, तो भारतीय संविधान में इन गैर बराबरी को और असमानता को हमेशा के लिए समाप्त करने का प्रयास किया गया। इसी के तहत भारतीय संविधान में समानता को लाया गया और असमानता को समाप्त करने का प्रयास किया गया, जिसका हम उल्लेख भारतीय संविधान की प्रस्तावना में भी देख सकते हैं, जिसमें 3 प्रकार के न्याय की बात की गई है: सामाजिक न्याय, आर्थिक न्याय एवं राजनीतिक न्याय। तो इस प्रकार हम सामाजिक न्याय की स्थापना भारत में करते हैं। उसके बाद हम मौलिक अधिकारों में भी इसका उल्लेख दे सकते हैं, जैसे आर्टिकल 15 है। आर्टिकल 15 में धर्म, मूल, वंश, जात, लिंग के आधार पर विभेद का प्रतिषेध किया गया है, अर्थात भारत में किसी को धर्म के नाम पर, जाति के नाम पर, मूल वंश के नाम पर विभेद नहीं किया जाएगा। सब लोगों को समानता का अधिकार प्रदान किया गया है। इस प्रकार सामाजिक न्याय की स्थापना की गई है, जो लोकतंत्र के मार्ग में एक बहुत बड़ी उपलब्धि है। उसके बाद हम देखते हैं कि मौलिक अधिकारों में ही अनुच्छेद 17 में अस्पृश्यता का अंत कर दिया गया है, जो एक समाज में एक तरह से बहुत बड़ी कुरीति थी। अस्पृश्यता को हमेशा के लिए समाप्त किया गया, अर्थात छुआछूत को हमेशा के लिए समाप्त कर दिया गया भारतीय संविधान में आर्टिकल 17 के तहत। अर्थात पूरे भारत में किसी के साथ भेदभाव नहीं किया जाएगा, ऐसी बातों का उल्लेख अनुच्छेद 17 में किया गया है। तो एक तो था सामाजिक आयाम, जिसके तहत प्रस्तावना में हमारे मौलिक अधिकारों में सामाजिक व्यवस्था को बनाने के लिए, सबको समानता का अवसर देने के लिए व्यवस्थाएं की गई हैं, जो लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। इसके बाद हम देखते हैं आर्थिक आयाम के बारे में। आर्थिक आयाम में इसमें भी संविधान की प्रस्तावना में आर्थिक समानता की बात की गई है, आर्थिक न्याय की बात की गई है। इसके बाद मौलिक अधिकारों में हम देखते हैं कि अनुच्छेद 16 में लोक नियोजन के विषय में अवसर की समानता का उल्लेख किया गया है, अर्थात भारत में हम किसी भी काम को करने के लिए अधिकारी हैं, किसी भी काम को हम कर सकते हैं, हमें अवसर की समानता मिली हुई है, हम किसी भी पोस्ट पे जा सकते हैं, किसी भी काम को हासिल कर सकते हैं। इसके बाद हम देखते हैं लोकतंत्र के राजनीतिक आयाम को। राजनीतिक आयाम में हम देखते हैं कि किन किन व्यवस्थाओं के तहत हम देखते हैं कि लोकतंत्र हमारा आगे बढ़ रहा है। तो इसमें सबसे पहले हम देखते हैं सार्वभौम मताधिकार। भारत में कोई भी नागरिक जो वयस्क है, 18 वर्ष की उम्र पूर्ण कर चुका है, उसे मत देने का अधिकार दिया गया है, अर्थात वह मतदान करने का पात्र है। इसके बाद दूसरा है निर्वाचन में भाग लेने का अधिकार। भारत का कोई भी नागरिक निर्वाचन प्रक्रिया में भाग ले सकता है, किसी भी चुनाव प्रक्रिया में भाग लेकर चुनाव लड़ सकता है। इसके साथ ही साथ सार्वजनिक पद पाने का अधिकार, अर्थात कोई भी नागरिक भारत में किसी भी राजनीतिक पद को हासिल कर सकता है,
किसी भी राजनीतिक पोस्ट को वह प्राप्त कर सकता है। तो इस प्रकार राजनीतिक रूप से भी न्याय की स्थापना की गई है और जिससे लोकतंत्रीकरण की व्यवस्था को आगे बढ़ाने में ये सब बातें महत्वपूर्ण भूमिका निभाती हैं। तो हमने देखा कि सामाजिक दृष्टि से, आर्थिक दृष्टि से और राजनीतिक दृष्टि से भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया कैसे आगे बढ़ रही है। तो इन सब बातों को देखते हुए हमें स्पष्ट पता चलता है कि भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया आगे बढ़ रही है। अब हम चलिए बात करते हैं भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले कारक, अर्थात भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को कौन कौन से मुख्य बातें आगे बढ़ाने का काम करती हैं जिससे लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया भारत में अग्रसर हो सके। तो इसमें हम देखते हैं कि भारतीय संविधान के उपबंध, लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में भारतीय संविधान के बहुत सारे उपबंध जो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। यूँ कहिए सारे उपबंध ही लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को ही आगे बढ़ाने का काम करते हैं। तो इस प्रकार भारतीय संविधान इस लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया के लिए महत्वपूर्ण तत्व के रूप में काम करता है। इसके बाद हम देखते हैं कि धर्म, जाति, भाषा एवं क्षेत्रवाद से संबंधित बातें भी लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने का काम करती हैं। जैसे भारत में तमाम कई धर्म के लोग हैं, अनेक भाषाओं को बोलने वाले लोग हैं एवं क्षेत्रीय असमानता के होते हुए भी भारत में राष्ट्रीय एकीकरण की प्रक्रिया को देखा जाता है। भारत यूनाइट है, इन विविधताओं के होते हुए भी भारत यूनाइट है। तो इस प्रकार लोकतंत्र आगे बढ़ रहा है और भारत सबको समाहित रूप से लेकर चल रहा है। इसके बाद हम देखते हैं कि राजनीतिक दल एवं दबाव समूह तथा मीडिया, लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में राजनीतिक दलों की भी महत्वपूर्ण भूमिका होती है, क्योंकि लोकतंत्र में जनता अपने प्रतिनिधियों का निर्वाचन करके संसद में भेजती है और शासक अपने सरकार का चुनाव करती है। तो इस प्रकार ये सारी प्रक्रियाएं राजनीतिक दलों के माध्यम से ही होती हैं। जैसे भारत में बहुदलीय व्यवस्था को अपनाया गया है। मान्यता प्राप्त राष्ट्रीय स्तर के दल, राज्य स्तरीय दल, क्षेत्रीय दलों की भूमिका भारत में महत्वपूर्ण है। इन दलों के द्वारा अपने अपने प्रत्याशियों को राजनीतिक प्रक्रिया में खड़ा किया जाता है। उसके बाद जनता अपने इच्छानुसार उन प्रतिनिधियों को चुन के सदन में भेजती है। तो लोकतंत्र के मार्ग में राजनीतिक दलों की भूमिका भी महत्वपूर्ण है। उसके बाद दबाव समूह जो हैं, भारत में दबाव समूहों की भी भूमिका महत्वपूर्ण है शासन व्यवस्था को करने में और उसके बाद लोकतंत्र को आगे बढ़ाने में, क्योंकि सरकार की आलोचना करना भी एक लोकतंत्र का एक मुख्य बात है। और उसके बाद सरकार पे प्रेशर बना के अपने कामों को करवाने के लिए दबाव समूह सक्रिय रहते हैं, जिससे सरकार में अक्रमणता की नीति नहीं हावी हो पाती और वह अपने काम को अच्छी तरह से करते हैं। इसके बाद मीडिया समूह भी हमारे लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया को आगे बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। मीडिया के द्वारा लोगों को जागरूक करने का काम किया जाता है, लोकतंत्र के प्रति एक्टिव होने के लिए प्रेरित किया जाता है। तो इन सब बातों को देखते हुए हम कह सकते हैं कि भारत में राजनीतिक प्रक्रिया को ये सारी बातें आगे बढ़ाने का काम करती हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि भारत में लोकतंत्रीकरण की प्रक्रिया अग्रसर है, भारत में लोकतंत्र का विकास हो रहा है। तो ये तो बातें थीं लोकतंत्र के आयाम, सामाजिक, आर्थिक एवं राजनीतिक, और भारतीय राजनीतिक व्यवस्था को आकार देने वाले प्रमुख कारक कौन कौन से हैं इसके बारे में। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।